हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के इकोनॉमिक्स से चैप्टर 1, जिसका शीर्षक है पालमपुर गांव की कहानी। इस पाठ को संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे तथा प्रश्नों का उत्तर भी जानेंगे। सबसे पहले पालमपुर गांव के बारे में जानेंगे। गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसकी वजह से किसान उतनी ही भूमि में अधिक फसल पैदा करने लगे। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि अस्थायी एवं दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। मंझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन में हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसान के लिए, जो भारत में किसानों की संख्या का कुल 80% भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता। अतिरिक्त संसाधनों की कमी के कारण अपने बचत से पूंजी निकाल नहीं पाते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतिहर मजदूर के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अतः नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गांवों, शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया है। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं, प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है। दूसरे तरीके से समझें तो गैर कृषि गतिविधियों में विभिन्न उपक्रम शामिल हो सकते हैं, जैसे हस्तशिल्प, घरेलू और साथ के साथ गैर घरेलू छोटे पैमाने पर निर्माण, खनन, उत्खनन, मरम्मत और परिवहन, सामुदायिक सेवा आदि, केवल निश्चित रूप से निर्दिष्ट ग्रामीण क्षेत्रों में। इस प्रकार गैर कृषि गतिविधियां छोटे पैमाने के फार्म हाउसों या ग्रामीण शहरी पलायन आबादी को रोजगार की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में वृद्धि हो। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं। इस पूंजी को प्राप्त कैसे किया जाता है? या तो अपनी बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो, ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य को शुरू कर सके। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हो जहां वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सके। पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांवों, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध हैं। जैसे जैसे ज्यादा गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कों, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांवों में गैर कृषि उत्पाद क्रियाओं की अवसर बढ़ेंगे। अब जान लेते हैं कुछ पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का उत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिकाओं को भरिए, जिसमें पहला है अवस्थित क्षेत्र, दूसरा है ख जो गांव का कुल क्षेत्र, और ग है भूमि का उपयोग हेक्टेयर में। पहले प्रश्न का उत्तर होगा, जिसमें क होगा, उसका है अवस्थित क्षेत्र पालमपुर गांव का उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग का एक स्थित काल्पनिक गांव है, और गांव का जो कुल क्षेत्र है वो 300 हेक्टेयर का है। और ग है जो भूमि का उपयोग है, वो कृषि भूमि जो सिंचित है, मतलब जो सिंचा हुआ है, 200 हेक्टेयर है, और असिंचित जिसको सिंचाई नहीं किया गया है वो 74 हेक्टेयर है। भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, निवास स्थानों और सड़कों, तालाबों, चरगाहों आदि के क्षेत्र में आते हैं, वो 26 हेक्टेयर है। प्रश्न संख्या 1 का जो घ है, सुविधाएं, शैक्षिक, चिकित्सा, बाजार, बिजली पूर्ति, संचार, निकटतम कस्बा। उत्तर इस तरह से होगा, सुविधाओं के लिए शैक्षिक, इस गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय तथा एक हाई स्कूल है। चिकित्सा, इस गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा निजी औषधालय है, यानी दवाई का जहां पे दवा मिलता है, जिसमें रोगियों का उपचार किया जाता है।
और बाजार है पालमपुर में, बाजार ज़्यादा विकसित नहीं है। लोग गांव के थोक बाजारों से ही कई प्रकार के वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। गांव में केवल छोटे छोटे जनरल स्टोर हैं जिससे आवश्यक वस्तुएं मिल जाती है और बिजली की आपूर्ति गांव के सभी घरों में बिजली की आपूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त बिजली के प्रति नलकूपों चलाने तथा छोटे व्यवसायों में भी काम आ जाता है। एक बड़ा गांव है रायगंज, पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बों शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ से भरी हुई बैलगाड़ियां, भैंस बग्गी को लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। निकटतम जो कस्बा है उसका नाम है शाहपुर। पाठ का दूसरा प्रश्न है, खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है, उन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? प्रश्न का उत्तर इस तरह से है, हाँ। आधुनिक कृषि तरीकों को कारखाने में निर्मित अधिक संसाधन चाहिए। HYV बीजों को अधिक पानी चाहिए और इसके साथ ही बेहतर नतीजों के लिए रासायनिक खाद, कीटनाशक भी चाहिए। किसान सिंचाई के लिए नलकूप लगाते हैं। ट्रैक्टर और थ्रेशर जैसी मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। HYV बीजों की सहायता से गेहूं की पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक हो गई और अब किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अधिक मात्रा में गेहूं उपलब्ध है। पाठ का दूसरा प्रश्न है, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों को किस तरह से मदद की? बिजली से खेतों में स्थित सभी नलकूपों एवं विभिन्न प्रकार के छोटे उद्योगों को विद्युत ऊर्जा मिलती है। पालमपुर के किसानों की बिजली के प्रसार ने विभिन्न तरीकों से सहायता की है, जिसमें पहला है, पालमपुर के किसानों को अपनों खेतों की सिंचाई बेहतर तरीके से करने में सहायता की है। इससे पहले वो रहट के द्वारा सिंचाई करते आते थे, जो अधिक प्रभावशाली तरीका नहीं था, किंतु अब बिजली की सहायता से वे अधिक बड़े क्षेत्र को कम समय में अधिक प्रभावशाली तरीके से सिंचाई कर सकते थे। दूसरा है, बिजली से सिंचाई प्रणाली में सुधार के कारण किसान पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न फसलें उगा सकते थे। तीसरा है, उन्हें मानसून की बरसात पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, जो कि अनिश्चित और भ्रमणशील है। चौथा है, बिजली के प्रयोग के कारण पालमपुर के किसानों को बहुत से हाथों के कामों एवं चिंताओं से मुक्ति मिल गई। पाठ का चौथा प्रश्न है, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? उत्तर इस तरह से होगा, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है क्योंकि भारत में मानसून की बरसात अनिश्चित एवं भ्रमशील है। कृषि के अंतर्गत आने वाले भूमि किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि किसानों को सिंचित भूमि खेती के लिए उपलब्ध हो जाती है तो वो थोड़ी सी जमीन पर अधिक उत्पादन कर सकते हैं। पाठ का पांचवा प्रश्न है, पालमपुर के 450 परिवारों की भूमि के वितरण को एक सारणी के द्वारा समझाएं या बनाएं। उत्तर इस तरह से होगा, आप इस सारणी को देखें। भूमिहीन परिवारों की संख्या 150 है जो दलित हैं। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले परिवार हैं जो 180 परिवार हैं और 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले परिवार 95 परिवार हैं। 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले परिवारों की संख्या 25 है। कुल मिलाकर 450 परिवार हो जाते हैं। छठा प्रश्न है, पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? उत्तर इस तरह से होगा, पालमपुर में खेतिहर मजदूरों में काम करने के लिए प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन है, इसलिए लोगों को कम दरों पर मजदूरी के लिए तैयार हो जाते हैं। पाठ का 7वां प्रश्न है, अपने क्षेत्र में 2 श्रमिक से बात कीजिए। खेतों में काम करने वाले या विनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों में से किसी को चुने। उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है, या क्या उन्हें नगद पैसा मिलता है या वस्तु के रूप में मिलता है? क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है? क्या वे कर्ज में हैं? उत्तर इस तरह से होगा, हमारे क्षेत्र में रामदयाल, आप कोई और नाम ले सकते हैं, और लक्ष्मी 2 खेतिहर मजदूर हैं जो एक निर्माण स्थल पर काम करते हैं। उन्हें मजदूरी के रूप में 170 से 180 रुपये मिलते हैं। हाँ, उन्हें मजदूरी नगद मिलती है। उनमें से अधिकतर को नियमित रूप से काम नहीं मिलता क्योंकि बहुत से लोग कम दरों पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें कम मजदूरी मिलती है इसलिए वे कर्ज में डूबे हुए हैं। कम मजदूरी के कारण वे बड़े कठिनाई से परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। पाठ का 8वां प्रश्न है,
एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं, समझाने के लिए दो उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। उत्तर इस तरह से होगा। उत्पादन बढ़ाने के तरीके, जिसमें पहला है बहुविध फसल प्रणाली। भूमि के एक ही टुकड़े पर एक ही वर्ष में कई फसलें उगाना बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। इस भूभाग पर कृषि उत्पादन बढ़ाने का यह सबसे प्रचलित तरीका है। पालमपुर के सभी किसान कम से कम 2 फसलें उगाते हैं। पिछले 15 से 20 वर्षों में कई लोगों ने तीसरी फसल के रूप में आलू उगाते हैं। आधुनिक कृषि के तरीकों का प्रयोग। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आधुनिक कृषि तरीकों को अपनाने वाले भारत के पहले किसान हैं। इन क्षेत्रों के किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूपों, HYV, बीज, रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया। ट्रैक्टर एवं थ्रेशर का भी प्रयोग किया गया है, जिससे जुताई एवं फसल की कटाई आसानी से हो जाती है। उन्हें अपने प्रयासों में सफलता मिली और उन्हें गेहूं की अधिक पैदावार के रूप में इसका प्रतिफल मिला। HYV बीजों की सहायता से पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक हो गई और अब किसानों के पास बहुत सा अधिशेष गेहूं बच जाता है, जो बाजार में बेचने के लिए होता है। पाठ का 9वां प्रश्न है, 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। उत्तर इस तरह से होगा। भूमि को मापने का मापक इकाई हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार भूमि के टुकड़े के क्षेत्रफल के बराबर होता है। एक किसान जो 1 हेक्टेयर भूमि पर काम करता है, उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक छोटा किसान जानता है कि वह इतने छोटे खेत पर काम करके अपने दोनों समय के खाने का प्रबंध नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपने खेत पर काम करने के बाद 35-40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किसी बड़े किसान के यहाँ खेतों में काम करना पड़ता है। यदि वह अपने ही खेत पर खेती शुरू करता है तो न उसके पास इसके लिए जरूरी साधन है, न बीज है, न खाद है, वह कीटनाशक भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। एक बहुत छोटे किसान होने के कारण उसके पास उपकरण एवं कार्यशील पूंजी नहीं है। इन सब चीजों का प्रबंध करने के लिए उसे या तो किसी बड़े किसान से या फिर किसी व्यापारी या साहूकार से ऊंची ब्याज दर पर धन उधार लेना पड़ता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी इस बात की संभावना रहती थी कि वे कर्ज में डूब जाए, जो कि सदैव उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण रहता था। पाठ का 10वां प्रश्न है, मंझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वह छोटे किसानों इससे कैसे भिन्न है यानी अलग है। प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। आधुनिक कृषि तरीकों में बहुत से अधिक धन की आवश्यकता होती है। मंझोले और बड़े किसानों की कुछ अपनी बचत होती है, इस प्रकार वे जरूरी पूंजी का प्रबंध कर लेते हैं। दूसरी ओर अधिकतर छोटे किसानों को पूंजी का प्रबंध करने के लिए बड़े किसानों या व्यापारियों से पैसा उधार लेना पड़ता है। इस प्रकार वे ऋणों की ब्याज दर भी प्राय अधिक होती है। इस ऋण को वापस करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को मंझोले और बड़े किसानों की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पाठ का 11वां प्रश्न है, सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला है। क्या ब्याज की कम दरों पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती। उत्तर इस तरह से होगा। तेजपाल सिंह ने सविता को 24% की ब्याज दर पर 4 महीने के लिए पैसा देना स्वीकार किया है, जो बहुत ही अधिक ब्याज दर है। सविता एक कृषि मजदूर के रूप में कटाई के समय 35 रुपये प्रतिदिन की दर पर उसके खेत में काम करने को सहमत होती है। तेजपाल सिंह द्वारा सविता से लिया जाने वाला ब्याज बैंक की अपेक्षा बहुत अधिक था। यदि सविता इसकी अपेक्षा बैंक से उचित ब्याज पर ऋण लेती तो उसकी हालत ही निश्चित ही अच्छी होती। 12वां प्रश्न इस तरह से है, अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई एवं उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तनों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। प्रश्न का उत्तर इस तरह से है, पुराने निवासियों से बात करने पर पिछले 30 सालों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन से मुझे पता चला है कि 30 वर्ष पहले खेती के पुराने तरीकों का प्रयोग किया जाता था। किसान अपने खेतों में बैलों की सहायता से जोतते थे। सिंचाई की बहुत अधिक सुविधाएं नहीं थी। वे मानसून की बरसातों पर निर्भर रहते थे, जो बहुत अनियमित होती थी। रहट को उस समय कुओं से पानी निकालने के लिए प्रयोग किया जाता था, किंतु तकनीकी प्रगति के साथ किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूप लगवा लिए और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों
उर्वरक एवं कीटनाशकों की सहायता से खेती करने लगे। यहाँ तक कि खेतों में ट्रैक्टर एवं मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिससे जुताई एवं फसल कटाई को तेज कर दिया जाता है। पाठ का 13वां प्रश्न है, आपके क्षेत्र में कौन सा गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहा है? इसकी संक्षिप्त में सूची बनाइए। उत्तर इस तरह से होगा, हमारे क्षेत्र में जो गैर कृषि उत्पादन कार्य हैं उसमें पहला डेयरी, विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन, मुर्गी पालन, दर्जी, बढ़ई आदि कृषि उत्पादन के कार्य हमारे क्षेत्र में किए जाते हैं। पाठ का 14वां प्रश्न है, गांवों में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है? प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, हमारे गांव में लगभग 75% लोग कृषि पर निर्भर हैं, यानी खेती पर निर्भर हैं, जिनमें किसान या खेतिहर मजदूर दोनों शामिल हैं। किंतु उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, शोचनीय है। उनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जबकि भूमि स्थिर है, भूमि का बढ़ावा नहीं हुआ है और कृषि कार्यों में अधिक मजदूरों को काम मिल पाने की संभावना बहुत ही कम है। इसलिए गैर कृषि कार्यों की वृद्धि करना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि कुछ खेतिहर मजदूरों को उनमें काम मिल सके, जैसे डेयरी का काम हो गया, विनिर्माण है, दुकानदारी है, परिवहन है, मुर्गी पालन है, दर्जी का काम है, शैक्षिक काम भी हो सकते हैं। ये सब गैर कृषि कार्य है, मतलब इसमें कृषि कार्य नहीं होता। यहाँ तक कि किसान भी इस प्रकार के कामों में शामिल हो सकते हैं। जब उनके पास खेतों में बहुत अधिक काम नहीं होता है तो वे बेरोजगार हो गए। यह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।